दो मैरिड कपल्स एक कार में कहीं घूमने जा रहे होते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों कपल्स में से एक एक मेल पर्सन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और बाकी बचे दो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सीरियसली इंजर्ड पर्सन्स लाइफ और डेथ के बीच झूल रहे होते हैं और उनका ऑपरेशन करना जरूरी होता है। आप जानते होंगे जब सिचुएशन लाइफ और डेथ के बीच होती है तो डॉक्टर्स कुछ फॉर्म्स पर रिलेटिव के सिग्नेचर लेते हैं जिसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की नहीं होगी। अब डॉक्टर आते हैं और उनके रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि दो लोग उनको लेकर आए थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पर्सन अपना रिलेशन बताकर उस फॉर्म पर सिग्नेचर कर देता है और डॉक्टर उसको अप्रूव भी कर देता है, लेकिन दूसरा पर्सन उस फॉर्म को साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अब तक जिन दो कपल्स की मैं बात कर रहा था उनमें से एक कपल अपोजिट सेक्स कपल है और दूसरा सेम सेक्स कपल है। डॉक्टर ने अपोजिट सेक्स कपल वाले से उस फॉर्म पर सिग्नेचर लिए और उनको अप्रूव भी कर दिया, लेकिन सेम सेक्स कपल वाला पर्सन उस फॉर्म को साइन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। वैसे तो वो लोग शादीशुदा हैं, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में उनकी शादी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है और वो लोग अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करा सकते। तो ऐसे में अगर सेम सेक्स कपल के रिलेटिव टाइम पर नहीं आते तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया है। ऐसे और बहुत से लीगल राइट्स हैं जो कि हमारे देश में अपोजिट सेक्स कपल को मिलते हैं, लेकिन सेम सेक्स कपल को नहीं मिलते, क्योंकि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 30 देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज करना लीगली अलाउड है, और मुझे लगता है जहां पर सेम सेक्स मैरिज करना लीगली अलाउड है तो उनको वो सभी राइट्स मिलते होंगे जो कि अपोजिट सेक्स कपल को मिलते हैं। हमारे देश में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में सेम सेक्स कपल को लिव इन रिलेशनशिप में रहना अलाउ कर दिया था। इस जजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। क्या आपको लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स कपल या फिर LGBTQ कम्युनिटी ये सब वेस्टर्न कल्चर के कॉन्सेप्ट हैं? जैसे जैसे इंडियंस वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे देश में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे LGBTQ कम्युनिटी पर, क्योंकि इसका जिक्र वीडियो में आगे कई बार आएगा। तो LGBTQ कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो L होता है वो लेस्बियन को इंडिकेट करता है, और लेस्बियन का मतलब होता है जब एक फीमेल दूसरी फीमेल से सेक्सुअली, इमोशनली और फिजिकली अट्रैक्ट हो और वो लोग रिलेशनशिप में आ जाएं तो उनको लेस्बियन कहा जाता है। इसमें दूसरा G इंडिकेट करता है गे को। गे होते हैं जब एक मेल दूसरे मेल से सेक्सुअली, फिजिकली या इमोशनली अट्रैक्ट हो और वो लोग रिलेशनशिप में आ जाएं तो उनको गे कहा जाता है। तीसरा इसमें बात करते हैं बी की। बी इंडिकेट करता है बाइसेक्सुअल को, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब एक जेंडर का व्यक्ति अपने ही जेंडर या फिर एक से ज़्यादा जेंडर से सेक्सुअली, फिजिकली या इमोशनली अट्रैक्ट हो जाए और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो उनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं टी की। टी होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनकी एक्चुअल आइडेंटिटी उनकी बर्थ की आइडेंटिटी से अलग होती है कि वो लड़का है या लड़की। जैसे कि किन्नर आप देखेंगे, किन्नर बाय बर्थ मेल होते हैं, लेकिन जो उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो फीमेल की तरह होते हैं, और मैक्सिमम किन्नर रहते भी फीमेल्स की तरह ही हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं क्यू की। क्यूअर होता है जो कि नॉन डिफाइन होता है, यानी कि उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो डिफाइन नहीं है कि वो हेट्रोसेक्सुअल हैं या होमोसेक्सुअल हैं। अब हम होमोसेक्सुअलिटी के इवोल्यूशन पर नज़र डालेंगे और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वेदों की। क्या वेदों में होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्निशन मिला हुआ था या नहीं? वैदिक सिस्टम ने भी होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया हुआ था। इसका प्रूफ हमें अमरदास विलियम की बुक तृतीय प्रकृति, पीपल ऑफ द थर्ड सेक्स से मिलता है, जो कि एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के संस्कृत टेक्स्ट को रिसर्च करके लिखी गई है। इस बुक से हमें पता चलता है कि उस समय होमोसेक्सुअल्स और थर्ड जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी पहचान को एक्सेप्ट भी किया जाता था। इस बुक में एंशिएंट इंडिया की एक बुक कामा सूत्रा के चैप्टर पुरुषत्व का रेफरेंस लेकर यह मेंशन किया गया है कि उस समय लेस्बियंस को स्वर्णीज कहा जाता था और ये औरतें दूसरी औरतों से शादी करती थी और एक साथ बच्चों का पालन पोषण करती थी।
और इनको थर्ड जेंडर कम्युनिटी और ऑर्डिनरी सोसाइटी दोनों में एक्सेप्ट किया जाता था। इस बुक में गे मैन को कलीबास के नाम से मेंशन किया गया है और यह भी बताया गया है कि ये लोग भी आपस में शादी करते थे और एक साथ रहते थे। इस बुक में आगे बताया गया है कि वैदिक सिस्टम में 8 तरीकों से शादी होती थी और होमोसेक्सुअल शादी यानी कि 2 आदमी और 2 औरत के बीच की शादी को गंधर्व विवाह में क्लासिफाई किया जाता था। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिडिवल हिस्ट्री में होमोसेक्सुअलिटी के प्रूफ को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल होमोसेक्सुअलिटी को प्रूव करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल 12th सेंचुरी के समय में लगभग बनाया गया था। खजुराहो टेम्पल की मूर्तियां 2 आदमी और 2 औरतों के बीच के रिलेशन दिखाती हैं और इन्हें देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि मिडाइवल हिस्ट्री में भी होमोसेक्सुअल लोग एग्जिस्ट करते थे और उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया था। अब तक के फैक्ट से हम ये सेफली कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स कपल या फिर LGBTQ कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि ये इंडिया में वैदिक टाइम से चला आ रहा है। अब हम जानेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर मॉडर्न इंडिया में क्या सिचुएशन है। 15 अप्रैल 2014 को नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ट्रांसजेंडर पीपल को एक नई कैटेगरी, थर्ड जेंडर कैटेगरी में डाला गया। आप कभी भी अगर फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, तो जब आपको सेक्स का ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। तो तभी से आपका यहाँ पर ये थर्ड जेंडर कैटेगरी को इंक्लूड किया गया था। ट्रांसजेंडर पीपल कौन होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने LGBTQ कम्युनिटी को डिफाइन किया था। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने सभी ह्यूमंस को बेसिक राइट ग्रांट्स किए थे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। नेक्स्ट 6 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और इसमें आईपीसी के आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज किया। आईपीसी का आर्टिकल 377 गे सेक्स को अलाउ नहीं करता था, लेकिन इसके डीक्रिमिनलाइज होने के बाद LGBTQ कम्युनिटी को अपनी पहचान मिली और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर सामने आ पाए। इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, लेकिन अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में सेम सेक्स कपल को लिव इन रिलेशनशिप में रहना अलाउ कर दिया था और इसमें जो राइट्स लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को मिलते हैं वही राइट्स सेम सेक्स कपल को मिलने लगे। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगली अलाउड है तो उनको कुछ लीगल राइट्स भी मिलते होंगे। वैसे तो इंडियन सोसाइटी लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करती है क्योंकि इसमें एक एडल्ट लड़का और एक एडल्ट लड़की बिना शादी के एक साथ वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं, जो कि इंडियन सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो राइट्स लिव इन कपल को मिलते थे वही राइट्स सेम सेक्स कपल को मिलने लगे, जैसे कि वो लोग एक साथ कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले सकते हैं या फिर जॉइंट नेम में एक साथ कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दूसरा, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और पुलिस को उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें ये लोग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर भी कवर होने लगे। लेकिन मुद्दा भी ये है कि सेम सेक्स कपल वाले लोग साथ तो रह सकते हैं लेकिन वो अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करा सकते क्योंकि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। जब हमारे देश में कोई भी शादी रजिस्टर कराता है तो उसको कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज वाले लोग वो राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शादी इंडिया में रजिस्टर नहीं हो सकती और उनको वो राइट्स नहीं मिलते जो कि एक नॉर्मल कपल को मिलते हैं। शादी किसी भी इंसान को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि राइट टू हैव किड, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी या फिर अपने पार्टनर के अकाउंट में नॉमिनी होना। कुछ ऐसे ही राइट्स जो कि मैरिज के थ्रू हमें मिलते हैं वो केवल यहाँ पर अपोजिट सेक्स कपल को मिल सकते हैं, लेकिन सेम सेक्स कपल को यहाँ पर नहीं मिलते। इनकम टैक्स एक्ट में भी ऐसे कई बेसिक राइट्स हैं जो कि अपोजिट सेक्स कपल को यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन सेम सेक्स कपल उनका बेनिफिट्स नहीं उठा सकते। मान लीजिए अपोजिट सेक्स कपल एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसमें उसका पार्टनर भी कवर हो जाएगा या जो नॉमिनी है वो अपने पार्टनर को उसमें बना सकता है,
लेकिन अगर सेम सेक्स कपल वाला पर्सन अपने पार्टनर को उसमें नॉमिनी बनाना चाहे तो उसमें वो नहीं बना सकता, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग उनका रिलेशन डिफाइन नहीं है और वो लोग शादीशुदा नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो अपने पार्टनर को उसमें अपना स्पाउस नहीं दिखा सकता। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ बेसिक राइट्स बताए हैं, ऐसे बहुत से राइट हैं जो कि हमारे देश में अपोजिट सेक्स कपल को मिलते हैं क्योंकि उनकी शादी लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है, लेकिन सेम सेक्स कपल को वो नहीं मिल सकते क्योंकि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ। इंडिया में एक हैदराबाद बेस्ड सेम सेक्स कपल ने अपनी फैमिली की परमिशन से वेडिंग कम कमिटमेंट सेरेमनी तो कर ली, लेकिन दिक्कत तब आई जब वो नॉर्मल मैरिड कपल्स की तरह अपने बेसिक राइट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ उनकी शादी रजिस्टर नहीं है, तो उनको मैरिड कपल्स के जो बेसिक राइट्स होते हैं वो नहीं मिले। अब जब उन्होंने शादी कर ली लेकिन वो अपने बेसिक राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो 14 नवंबर 2022 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और ये मांग की कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए, और उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 4 में जो लिखा हुआ है उसको चेंज करने की मांग की। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 4 में लिखा है मैरिड बिटवीन एनी टू पर्सन, बट उसके सब सेक्शन सी में स्पेसिफिकली अ मेल और फीमेल को कैटेगराइज किया हुआ है। तो उन्होंने इसी चीज को चेंज करने की मांग की है और इसको मेल और फीमेल से चेंज कर न्यूट्रल जेंडर करने की बात की है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 उनके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का वायलेशन करता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कानून सभी को एक नज़र से देखेगा। दूसरा, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ प्लेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है आर्टिकल 19, जिसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति को अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जिसके अकॉर्डिंग एक इंसान अपनी शादी के लिए अपने पार्टनर को चूज करने के लिए पूरी लिबर्टी रखता है। इसी के चलते पिटिशनर्स ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 4 में कुछ चेंज करने की मांग की है और कहा है कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने मैरिज राइट्स को एंजॉय कर पाएं। तो इसी केस में लगातार सुप्रीम कोर्ट्स की हियरिंग चल रही हैं और अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला करता है, इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।